गोंडा से। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े 6 सेवादारों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। गिरफ्तार लोगों में उपेंद्र, मंजू यादव, मुकेश कुमार शामिल हैं। घटना पर अलीगढ़ के आईजी शलत माथुर ने कहा कि जोन स्तर पर सभी जिलों में एसओजी की टीमों को आरोपियों के चिन्हीकरण व गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। साथ ही मौके से मिले साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा भी बनाया गया है। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि बाबा के चरण रज लेने से काफी कष्ट दूर हो जाते हैं। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि सेवादार के रूप में कार्य करते हैं, समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं। विवेचना में अगर बाबा का नाम आता है तो उस बिंदु पर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर बाबा से पूछताछ भी होगी। आईजी ने बताया कि मृतकों की संख्या 121 है। सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी हो गई है। आईजी शलत माथुर ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जल्द ही इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जाएगा। आईजी ने कहा कि हम इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या ये घटना किसी साजिश के चलते हुई है। इनकी हुई गिरफ्तारी। राम लडेदे पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानपुरा थाना कुरवाली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वरम सिंह निवासी बाईपास एटा रोड थाना शिकोहाबाद, मेघ सिंह पुत्र नौहुकुम सिंह निवासी मोहम्मद दमदम पुरा थाना सिकंदरा राव, हाथरस मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार निवासी खचौरा थाना सिकंदर दराव, हाथरस मुकेश कुमार पुत्र मोहर सिंह प्रेमी निवासी न्यू कॉलोनी दमदमपुरा थाना सिकंदर राव, हाथरस मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव निवासी कचौरा थाना सिकंदर दराव, हाथरस। आईजी ने कहा कि आयोजकों ने पहले भीड़ को रोक लिया था, फिर एकदम लोगों को छोड़ने के लिए यह हादसा हुआ। महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। चरणज के लिए भीड़ बाबा की गाड़ी के पास थी। अलीगढ़ आईजी शलम माथुर ने हाथरस हादसे को लेकर हाथरस में पत्रकार वार्ता की, जिसमें बताया गया कि 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदर दराव के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी की दुखद घटना सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में घटित हुई। यहां पर भगदड़ मचने से आज तक की तारीख में 121 मौतें हुई, जिनमें 112 महिला, 2 पुरुष, 6 बच्चे, 1 बच्ची है। जनपद अनुसार मौतें इस प्रकार हैं: हाथरस 19, बदायूं 6, ललितपुर 1, कासगंज 10, अलीगढ़ 17, शाहजहांपुर 5, आगरा 18, फिरोजाबाद 1, गौतम बुद्ध नगर 1, एटा 10, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना 1, पलवल 1, फरीदाबाद 1, जींद 1। घटना के संबंध में पीएमओ ने 2 लाख और यूपी सरकार ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त आईएएस हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस भवेश कुमार सिंह सदस्यों की समिति गठित भी की गई है। थाना सिकंदर दराव में हादसे वाली तारीख 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223, 238 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जोन स्तर पर एसओजी का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को हाथरस की भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा राहुल गांधी सुबह करीब 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना पहुंचे। यहां वो हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिले। इसके बाद वो हाथरस में नवीपुर खुर्द विभव नगर स्थित ग्रीन पार्क पहुंचेंगे, जहां वो आशा देवी, मुन्नी देवी, ओमवती परिवार वालों से मिलेंगे। वहीं वो पत्रकार वार्ता भी करेंगे। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े 6 सेवादारों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। गिरफ्तार लोगों में उपेंद्र, मंजू यादव, मुकेश कुमार शामिल हैं। घटना पर अलीगढ़ के आईजी शलत माथुर ने कहा है कि जोन स्तर पर सभी जिलों में एसओजी की टीमों को आरोपियों को चिन्हित व गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। साथ ही मौके से मिले साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों ने बताया है कि बाबा के चरण रज लेने से काफी कष्ट दूर हो जाते हैं। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि सेवादार के रूप में कार्य करते हैं, समिति के अध्यक्ष व सदस्य हैं। विवेचना में अगर बाबा का नाम आता है तो उस बिंदु पर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर बाबा से पूछताछ भी की जाएगी। आईजी ने बताया कि मृतकों की संख्या 121 है। सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आईजी शलभ माथुर ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एनडीए ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली नीट पीजी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। एजेंसी ने परीक्षा की तिथि 11 अगस्त तय की है। एजेंसी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को यूजी परीक्षा के लिए लीक हुए पेपर सहित कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद के बीच शुरू होने से कुछ घंटे पहले स्थगित कर दिया गया था।
परीक्षा रद्द होने के बाद एनबीए के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ ने कहा था कि निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा प्रक्रिया की मजबूती की जांच करना चाहता था और ये आश्वासन प्राप्त करना चाहता था कि इस प्रक्रिया में कोई कमजोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि एनबीए पिछले 7 वर्षों में नीट पीजी का आयोजन कर रहा है और बोर्ड की सख्त एसओपी के कारण अब तक पेपर लीक की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। नई तिथि की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा परीक्षा में अनियमितताओं के मद्देनजर सरकार के साइबर अपराध निरोधक निकाय के साथ बैठक के कुछ दिनों बाद की गई है। सरकार ने कहा था कि वो नीट पीजी की प्रक्रिया की मजबूती का गहन मूल्यांकन करेगी। बैठक में सुझाए गए उपायों में परीक्षा से 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र तैयार किया शामिल था। नीट पीजी का आयोजन देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए एमबीबीएस डिग्री धारकों की पात्रता का आकलन करने के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ से हुई 121 मौतों के मामले में फरार मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि मधुकर को रात 10 बजे यूपी पुलिस के विशेष जांच दल को सौंप दिया है। हाथरस पुलिस मधुकर को यूपी के साथ राजस्थान व हरियाणा में तलाश करने का दावा कर रही थी। सरेंडर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में मुख्य सेवादार मधुकर इकलौता नामजद आरोपी है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वकील एपी सिंह ने कहा कि मधुकर दिल्ली में इलाज करा रहा था। हम जांच में मदद करना चाहते हैं। सत्संग के लिए मधुकर ने ही प्रशासन से मंजूरी ली थी। कार्यक्रम का मुख्य आयोजनकर्ता भी वही था। उस पर गैर इरादतन हत्या सबूत मिटाने समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। हाथरस के पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने बताया कि 1 लाख के इनामी मधुकर की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली से राह चलते हुई है। अस्पताल से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। आगरा जोन के एडीजी अनुपम कुलशेष ने बताया कि एसआईटी जल्द ही मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। अब तक 132 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पुलिस पूछताछ के लिए नारायण साकार विश्वहरि और भोले बाबा को भी तलाश कर रही है। हालांकि भोले बाबा प्राथमिकी में नामजद नहीं है। इस बीच जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग शनिवार को हाथरस पहुंच रहा है। हमने वादा किया था कि शुक्रवार तक मधुकर को जांच एजेंसी को सौंप देंगे। वादे के तहत यूपी पुलिस को बुलाकर आत्मसमर्पण करा दिया। अग्रिम जमानत याचिका भी नहीं लगाई। मधुकर को हृदय रोग है। वो इलाज कराने दिल्ली आए थे। पुलिस जैसे चाहे उनसे पूछताछ कर सकती है। हमने समर्पण कराया ताकि कोई गिरफ्तारी के लिए इनाम का दावा न करे। एपी सिंह, वरिष्ठ वकील। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कीर स्टारमर के साथ फोन पर बातचीत की है। उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने व लेबर पार्टी की जीत पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की चर्चा की। पीएम मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जल्द भारत का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया है। ब्रिटेन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान की सराहना करते हुए दोनों नेता लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने भविष्य में संपर्क में रहने पर सहमति जताई। हाल के आम चुनाव में जीत के साथ लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। उसने 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 412 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी 118 सीटों पर सिमट गई। वहीं लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की है। सुनक ने 23,059 वोटों के साथ उत्तरी इंग्लैंड में अपनी सीट हासिल की। 2019 के आम चुनाव में बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी ने 365 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं लेबर पार्टी को 210 सीटें हासिल हुई हैं। लेबर पार्टी की नई सरकार में अंजिला रैन को उप प्रधानमंत्री, रचेल रेव्स को वित्त मंत्री, डेविड लमी को विदेश मंत्री, यवेट कपूर को गृह मंत्री, जॉन हेली को रक्षा मंत्री, ब्रिजेट फिल्म्स को शिक्षा मंत्री, एड मिलिबैंड को ऊर्जा मंत्री, जॉन राथरेल को व्यापार और वाणिज्य मंत्री, लुई हैग को परिवहन मंत्री और शबाना महमूद को न्याय मंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कीर स्टारमर के साथ फोन पर बातचीत की है। उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने व लेबर पार्टी की जीत पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की चर्चा की। पीएम मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जल्द भारत का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया है। ब्रिटेन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान की सराहना करते हुए दोनों नेता लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने भविष्य में संपर्क में रहने पर सहमति जताई। हाल के आम चुनाव में जीत के साथ लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। उसने 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 412 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी 118 सीटों पर सिमट गई। वहीं लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की है। सुनक ने 23,059
59 वोटों के साथ उत्तरी इंग्लैंड में अपनी सीट हासिल की। 2019 के आम चुनाव में बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी ने 365 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं लेबर पार्टी को 210 सीटें हासिल हुई हैं। लेबर पार्टी की नई सरकार में अंजिला रैन को प्रधानमंत्री, रचेल रेव्स को वित्त मंत्री, डेविड लमी को विदेश मंत्री, यवेट कपूर को गृह मंत्री, जॉन हेली को रक्षा मंत्री, ब्रिजेट फिल्म्स को शिक्षा मंत्री, एड मिलिब्रैंड को ऊर्जा मंत्री, जॉन राथरेल को व्यापार और वाणिज्य मंत्री, लुई हैग को परिवहन मंत्री और शबाना महमूद को न्याय मंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। हाथरस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर नित्य नए वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिन्हें देखकर बाबा के प्रति कहीं गुस्सा तो कहीं समर्थन दिख रहा है। रविवार को एक ऐसा ही वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें हाथरस के अस्पताल में एक बेटा अपनी मां की लाश देख बाबा को जमकर भला बुरा कह रहा है। मां के शव से बाबा की ताबीज उतारकर जमीन पर फेंक दी और फिर उन्हें पैरों से कुचल रहा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा के प्रति लोगों में कितना गुस्सा है। इस वीडियो में अस्पताल में बेड पर कई शव हैं। उन्हीं में से एक शव युवक की मां का है। युवक की मां के शव के पास पहुंचकर बिलखती हुई चीख कर कहता है कि खूब मना किया था, बाबा के पाखंड में मत पड़ो, सत्संग में मत जाओ, मगर बात नहीं मानी। फिर बाबा से कहता है कि अगर वे वाकई भगवान है तो मेरी मां को वापस लौटाए। इस बीच मां के शव पर गले में लटके बाबा के ताबीजों को उतार लेता है, उन्हें हाथों से कुचलने का प्रयास करता है, फिर गुस्से में जमीन पर फेंक कर उन्हें पैरों से कुचलता है। इसके बाद बाबा को अपशब्द कहते हुए गुस्सा उतारता है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही इस तरह के सभी वीडियो पुलिस जांच का हिस्सा बन रहे हैं। इन्हें घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। सिकंदर दाराव हादसे से जुड़े पीड़ित परिवारों में बाबा के प्रति गुस्सा पनप रहा है। उनकी ओर से मांग उठ रही है कि जब हमने उसे भगवान माना तो वो भी हमारी सुने। सरकार भी इस पर ध्यान दे। बाबा की संपत्तियों को बेचकर हमारे परिवार की बेटियों की शादी से लेकर जीवन की अन्य जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए। इस हादसे में महानगर के नगला मेहताब की सर्वेश देवी की मौत। रविवार को जब उनके पति हृदय से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी परिवार की महिलाओं के साथ सत्संग सुनने गई थी। उन्हें नहीं पता था कि वो नहीं लौटेंगी, वरना वो कभी जाने नहीं देता। वो खुद पिछले काफी समय से दुर्घटना में जख्मी होने के कारण बिस्तर पर है और उपचार पा रहा है। उसके 7 वर्ष की बेटी व बेटा है। परिवार कैसे संभलेगा और कैसे बच्चों का जीवन कटेगा, ये सब उसके सवाल हैं। हृदय का कहना है कि हमारे परिवार ने बाबा को भगवान माना, बाबा को हमारी सुननी चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि अगर बाबा ना माने तो उनकी संपत्तियों को बेचकर हमारे जैसे मजदूर व कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी व उनके जीवन का जिम्मा पूरा किया जाए। इसी तरह सारसौल के दूधपाल कहते हैं कि वो राजमिस्त्री हैं। उनकी पत्नी राजकुमारी की इस हादसे में जान गई है। उसके 4 बच्चे हैं। परिवार को चलाने में पत्नी का विशेष सहयोग था। अब वो अकेला पड़ गया है। हादसे के बाद बाबा की ओर से किसी तरह की सूचना, सहयोग या समर्थन नहीं आया। फिर ऐसे बाबा से क्या उम्मीद रखें। इस मामले में तो सरकार को चाहिए कि बाबा की संपत्तियों को बेचकर उनसे हमारे परिवारों की जिम्मेदारी पूरी की जाए। इस हादसे में तमाम कमजोर वर्ग के लोगों की जान गई है। उनकी बेटियों की जिम्मेदारी पूरी कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा रद्द करने, एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने और अनियमितताओं के संबंध में कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की गई। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जय.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने की मांग वाली गुजरात के 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक बात तो साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है। लीक की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसका हम पता लगा रहे हैं। आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि 2 छात्र धांधली में शामिल थे। इसीलिए हमें लीक की प्रकृति के बारे में सावधान रहना चाहिए। दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें लीक की सीमा के बारे में जानना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों के मामले को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और एनटीए ने इस गड़बड़ी से किन किन छात्रों को फायदा पहुंचाया, ये जानने के लिए क्या कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि लीक होने के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए। कोर्ट ने पूछा कि ये छात्र कहाँ हैं, भौगोलिक तौर पर ये छात्र कहाँ कहाँ हैं, क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों का पता लगा रहे हैं और क्या हम लाभार्थियों की पहचान कर भी पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा को दोबारा से कराना सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। मामले में जो कुछ भी हुआ इसकी जांच देश भर के विशेषज्ञों की एक बहु अनुशासनात्मक समिति से कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पढ़ाई लिखाई की सबसे प्रतिष्ठित शाखा से निपट रहे हैं। हर माध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे या तो चिकित्सा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। ये मानते हुए कि हम परीक्षा रद्द नहीं करना चाह रहे हैं, हम ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे जिन्हें इस धांधली का फायदा हुआ है? क्या हम काउंसलिंग होने देंगे और अब तक क्या हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को वो मॉस्को के वानुकोवो 2 हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव ने पीएम मोदी का स्वागत किया। सोमवार की रात को पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने देश के विकास में पीएम मोदी के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि आपके कई वर्षों के काम का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा, आपके पास आपके खुद के विचार हैं। आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं। भारत और भारतीय लोगों के हित में परिणाम प्राप्त करने में आप हमेशा सक्षम रहें। इसका परिणाम सामने है। भारत अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना जीवन भारत के लोगों को समर्पित कर दिया। इस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उन्हें मातृभूमि की सेवा करने का एक और मौका दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, आपने अपना पूरा जीवन भारत के लोगों को समर्पित कर दिया। इस पर पीएम मोदी ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, इन लोगों की और देश की सेवा करना। दोनों विश्व स्तरीय नेताओं ने मॉस्को के बाहर आधिकारिक आवास पर चाय के साथ एक अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को इलेक्ट्रिक कार में घुमाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझे कल भी हमारी बातचीत का इंतजार है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा है। रूस से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए सहायक भूमिका निभाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच साथ मिलकर चुनाव लड़ने का समझौता हुआ था, तभी भाजपा ने इसे मजबूरी का समझौता बताया था। भाजपा का आरोप था कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ रहे हैं, जबकि उनके बीच में किसी भी तरह का कोई सामंजस्य नहीं है। पार्टी ने यह भी संभावना जताई थी कि चुनाव के बाद ही गठबंधन टूट जाएगा और दोनों दल एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। भाजपा का आरोप अब बिल्कुल सही साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है और दोनों दलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग उतरने की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस के तीनों लोकसभा प्रत्याशी उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान उनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण उनकी करारी हार हुई है। इसके पीछे के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब उसका प्रदर्शन इससे कहीं बेहतर रहा था। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने अपने नेता पीएल पुनिया, रजनी पाटिल और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने तीनों लोकसभा प्रत्याशियों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में तीनों प्रत्याशियों ने यही दावा किया है कि आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ता ने चुनाव में उनका साथ नहीं दिया। उन्हें इस बात का डर था कि यदि कांग्रेस दिल्ली में खड़ी हो जाएगी तो इससे विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसक सकती है। यही कारण है कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में कोई सामंजस्य नहीं बना और कांग्रेस को अपने हिस्से की सभी तीनों सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी के कई नेता असहज थे। उनका मानना था कि कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव में उतरना चाहिए और इसे केजरीवाल के भ्रष्टाचार का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बड़े उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ रही पार्टी अंततः कई अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया। हालांकि इसका उसे लाभ नहीं मिला। दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी एक भी सीट पर सफलता नहीं हासिल कर सके। कांग्रेस नेता राजेश लिलोटिया ने कहा कि पूरे देश में मुसलमान और दलित मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। उनके अंदर ये भावना प्रबल हो गई है। यदि देश में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे को यदि कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस है। दलित समुदाय इस बात से बहुत आशंकित रहा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत की सत्ता मिल जाने के बाद देश के संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए उसने पूरे दमखम के साथ कांग्रेस का साथ दिया और पूरे देश में भाजपा को हराने का काम भी किया। कांग्रेस अपने इन्हीं दो मूल मतदाता वर्ग को अपने साथ लेते हुए अन्य समाज के लोगों को भी साधने का काम करेगी। कांग्रेस नेता ने विश्वास जताया कि पार्टी दिल्ली में एक बार फिर मजबूत वापसी करने में सफल रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। रूस में 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने तथा कई भू राजनीतिक चुनौतियों पर करीबी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे। पीएम मोदी का वियना का ये दौरा बेहद खास है। दरअसल 41 साल के अधिक समय में मध्य यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया वियना का दौरा किया था। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर भी गए हैं। ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ऑस्ट्रिया की यात्रा विशेष है। हमारे देश साझा मूल्यों और ये बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़े हैं। चांसलर कॉल नेहमर के साथ वार्ता और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत सहित ऑस्ट्रिया में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वहीं एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी भारत ऑस्ट्रिया के संबंधों को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं,
ऐसे में ये महत्वपूर्ण यात्रा भारत ऑस्ट्रिया संबंधों में नई गति जोड़ेगी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल रिजॉर्ट कार्लटन पहुंचे। वहां ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनका स्वागत करते हुए वंदे मातरम गाया। यहां पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों का अभिनंदन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया गणराज्य के संघीय चांसलर कॉल लेहमर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में पहुंचे। वियना दौरे पर पीएम मोदी आज यानी बुधवार को ऑस्ट्रिया गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो ऑस्ट्रिया के चांसलर कॉल लेहमर के साथ भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी और चांसलर लेहमर भारत ऑस्ट्रिया के शीर्ष उद्यमियों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। मोदी वियना में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रिया चांसलर कॉल लेहमर ने एक्स पर साझा पोस्ट में लिखा था, मैं अगले सप्ताह वियना में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। ये यात्रा एक विशेष सम्मान है क्योंकि 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है और भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ऑस्ट्रियाई चांसलर ने कहा, हमारे पास अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और कई भू राजनीतिक चुनौतियों पर सहयोग के बारे में बात करने का अवसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक डबल डेकर बस के दूध में टैंकर से टकराने के बाद 18 लोगों की मौत हो गई है और 19 से अधिक लोग घायल हो गए। ये हादसा आज सुबह 5:15 पर हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हुई इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसे बेहद दुखद भी बताया। राष्ट्रपति भवन की ओर से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। राष्ट्रपति ने इस दुखद दुर्घटना में मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बयान में कहा गया कि मैं इस तरह के आकस्मिक मृत्यु के शिकार लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करती हूं। हादसे पर पीएमओ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लिखा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री ने उन्नाव में हुए हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर हुई दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि पीड़ितों की मदद में कोई कसर न छोड़ें। इंडिया पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि पीड़ितों की हर संभव मदद जरूर करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए। उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। एक्स पर सीएम आदित्यनाथ ने लिखा कि उन्नाव जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी घायलों से मिलने उन्नाव के अस्पताल पहुंचे। डिप्टी सीएम ने घायलों को उचित उपचार का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से भीषण सड़क हादसा हो गया। डबल डेकर बस एक टैंकर से टकरा गई। टकराने के बाद हाईवे पर बस कई बार पलटी। दर्दनाक हादसे में 18 यात्रियों की जान भी चली गई, जबकि 19 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को गेहूं बेचने की योजना बना रही है। अगले महीने से आटा मिलर्स और बिस्किट निर्माताओं को गेहूं बेचा जाएगा। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अपने भंडार को 23,250 रुपए प्रति टन पर गेहूं बेचने की मंजूरी दी है, जो मौजूदा खुले बाजार की कीमतों से करीब 12% कम है। हालांकि एफसीआई ने अभी तक
ये तय नहीं किया है कि वो खुले बाजार में कितना गेहूं बेचने की योजना बना रही है। एफसीआई ने पिछले साल जून में निजी कंपनियों को गेहूं बेचना शुरू किया था। मार्च 2024 तक 1 करोड़ टन से थोड़ा अधिक गेहूं बेचा गया है। एक डीलर ने कहा एफसीआई आकर्षक दाम पर गेहूं बेचेगा, इसलिए बड़े पैमाने पर निजी कंपनियां या थोक ग्राहक खरीदारी में दिलचस्पी दिखाएंगे। लगातार 5 रिकॉर्ड फसल के बाद भीषण गर्मी से 2022 और 2023 में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। इससे गेहूं की कीमत 1 साल में 6% तक बढ़ गई है। सरकार ने बुधवार को कहा आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास और चालू खरीफ सत्र में बुवाई का रकबा बढ़ने से दिल्ली व इंदौर के थोक बाजारों में उड़द के दाम घटने शुरू हो गए हैं। 6 जुलाई तक दिल्ली और इंदौर में उड़द की थोक कीमत साप्ताहिक आधार पर क्रमशः 1.8% और 3.12% घटी है। बुधवार को खुदरा बाजार में उड़द दाल की कीमत 135 से 140 रुपए प्रति किलो हो गई। चालू खरीफ सत्र में 5 जुलाई तक उड़द की बुवाई का रकबा बढ़ाकर 5.37 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि में ये 3.67 लाख हेक्टेयर था। सरकार की उम्मीद है कि अच्छी बारिश की वजह से खरीफ सीजन में उड़द का बम्पर उत्पादन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। भारतीय सेना का अपने 5 साथियों के बलिदान का बदला लेने के लिए जिला कठुआ के बिलावर के बदनौता में तलाशी अभियान तेजी से जारी है। गुरुवार को जिला पुलिस लाइन कठुआ में जम्मू कश्मीर डीजीपी आरआर स्वैन, पंजाब के डीजीपी सहित सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी बैठक करने के लिए पहुंचे हैं। सूत्रों का कहना है कि एजेंसियां आपस में समन्वय मजबूत करने के लिए बैठक कर रही हैं। आतंकी हमलों को रोकने और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर आज कठुआ में मंथन होगा। इस बैठक के बाद एक रिपोर्ट गृह और रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी। उधर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक समेत 30 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। सर्जिकल ऑपरेशन के लिए सेना के पैरा कमांडो जंगल में उतरे हैं। चॉपर और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इससे पहले बुधवार को पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार खटियार भी मछेड़ी पहुंचे और घटनास्थल व अभियान का जायजा लिया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए बुधवार को तीसरे दिन भी बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया है। खराब मौसम और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बल जुटे रहे। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार कठुआ के साथ ही उधमपुर और डोडा जिले की सीमा से लगते जंगलों को भी खंगाला जा रहा है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार बुधवार को उस ट्रैक्टर ट्रॉली चालक से भी पूछताछ की गई जो हमले के वक्त सैन्य काफिले के ठीक आगे चल रहा था। बता दें कि बदनौता में आतंकियों की ओर से ग्रेनेड से किए गए हमले के बाद अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके साथ ही डोडा में भी मुठभेड़ के बाद घने जंगलों को दूसरे दिन भी खंगाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने हाल ही में पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया था। गंभीर के पदभार संभालने से पहले ही बोर्ड ने उन्हें झटका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार गंभीर ने फील्डिंग कोच के लिए जॉन्टी रॉड्स का नाम प्रस्तावित किया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया है। रॉड्स दुनिया के बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं, लेकिन बीसीसीआई का मानना है कि सहायक स्टाफ भारतीय ही होना चाहिए। रॉड्स और गंभीर इससे पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम कर चुके हैं। गंभीर इस टीम के मेंटर रह चुके हैं। हालांकि बीसीसीआई सहायक स्टाफ किसी भारतीय को ही रखना चाहता है। ये परंपरा पिछले 7 साल से जारी है और फिलहाल बोर्ड इसमें कोई बदलाव नहीं चाहता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई सहायक किसी विदेशी को नहीं लेने की नीति पर ही चलना चाहता है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही सहायक स्टाफ की सेवाएं भी समाप्त हो गई हैं। इनमें बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़, गेंदबाजी कोच पारस महाबरे और फील्डिंग कोच टी दिलीप शामिल हैं। इन सभी का कार्यकाल T20 विश्व कप फाइनल के बाद खत्म हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार जॉन्टी रॉड्स की तरह ही गंभीर ने गेंदबाजी कोच के लिए विनय कुमार के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन बीसीसीआई ने उसका समर्थन नहीं किया। इस बीच ये भी खबर सामने आई थी कि गंभीर नीदरलैंड के पूर्व खिलाड़ी रियान टैन डस्कार्टे को सहायक स्टाफ में शामिल करना चाहते थे। डस्कार्टे कोलकाता नाइट राइडर्स के फील्डिंग कोच रह चुके हैं और कई अन्य लीग का भी हिस्सा रहे हैं। गंभीर के प्रस्ताव ठुकराए जाने की खबरों के बीच क्रिकेट समुदाय में इस बात को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है कि सहायक स्टाफ को लेकर बीसीसीआई क्या अंतिम फैसला लेगा। इस दौर में कई पूर्व खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से कोई भी नाम सामने नहीं आया है। मालूम हो कि गंभीर इस महीने के अंत में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज से टीम इंडिया से जुड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अहम बात यह है कि केजरीवाल को ये राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वो सीबीआई की हिरासत में है। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े जनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि हम धारा 19 के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हमने धारा 19 और 45 के बीच अंतर साफ कर दिया है। धारा 19 जांच अधिकारी की व्यक्तिपरक राय है। धारा 45 न्यायालय की ओर से किया गया प्रयोग है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि न्यायालय की शक्ति अधिकारी की शक्ति से अलग होती है। हमने गिरफ्तारी की आवश्यकता अनिवार्यता को आधार बनाया है, विशेष रूप से अनुपातिकता के सिद्धांत के मद्देनजर, जिसे हमने बड़ी पीठ के पास भेजा है। तो गिरफ्तारी की नीति क्या है, इसका आधार क्या है, हमने संदर्भित किया है। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता अनिवार्यता गिरफ्तारी के औपचारिक मापदंडों की संतुष्टि को संदर्भित करती है। हमने माना है कि केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। हमें पता है कि वो एक निर्वाचित नेता है। हमें स्पष्ट नहीं है कि क्या एक निर्वाचित नेता को पद छोड़ने और सीएम के रूप में काम न करने का निर्देश दे सकते हैं। हम इसे उन पर छोड़ते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने चुनाव फंडिंग के बारे में एक प्रश्न भी उठाया है। हाल ही में संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। एक तरह से ये मामला भी चुनावों में फंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी गहराई से जांच की गई है। किस मामले में आया फैसला? शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को धन शोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने को बार बार इनकार करने के बाद भी ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मुख्यमंत्री को ईडी ने धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें एक निचली अदालत ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी। हालांकि ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। ईडी ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एक तरफा और गलत था। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। भारत को अपनी कप्तानी में विश्व कर जिताने वाली पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से खास अपील की है। दरअसल भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और कोच अंशुमन गायकवाड़ ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। 71 वर्षीय गायकवाड़ का लंदन के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और कपिल ने बोर्ड से उनकी मदद करने की अपील की है। कपिल ने खुलासा करते हुए बताया कि टीम के उनके पूर्व साथी मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, दिलीप रंगस्कर, मदन लाल, रवि शास्त्री और कीर्ति आजाद गायकवाड़ के इलाज के लिए फंड जुटाने को लेकर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। कपिल ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि बीसीसीआई इस मामले को देखेगा और भारतीय टीम के कोच रह चुके गायकवाड़ को वित्तीय मदद देगा। कपिल ने कहा, ये काफी निराशाजनक है। मैं दर्द में हूँ क्योंकि मैं गायकवाड़ के साथ काफी खेला हूँ और उन्हें इस स्थिति में नहीं देख सकता। किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि बोर्ड उन्हें देखेगा। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे। गायकवाड़ के लिए कोई भी मदद दिल से आनी चाहिए। खेलने के दौरान उन्हें कई बार तेज गेंदबाजों की गेंद पर चोटिल भी होना पड़ा था। अब समय है कि हम उनके साथ खड़े रहें। मुझे यकीन है कि हमारे क्रिकेट प्रशंसक उन्हें विफल नहीं होने देंगे। उन्हें गायकवाड़ की रिकवरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कपिल ने कहा कि स्थिति में सुधार नहीं होने पर वो अपनी पेंशन भी दान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। ये देखकर अच्छा लगता है कि मौजूदा समय के खिलाड़ियों के पास पैसा है। अब सहायक स्टाफ को भी अच्छा वेतन मिलता है। हमारे समय में बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं था। बीते जमाने के सीनियर खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वे अपना सहयोग कहाँ भेजेंगे? अगर कोई ट्रस्ट बनता है तो वे वहाँ पैसे भेज सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को ऐसा करना चाहिए। वे पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों को देखते हैं। अगर परिवार हमें अनुमति दे तो हम अपनी पेंशन दान करके योगदान देने के लिए तैयार हैं। गायकवाड़ का टेस्ट करियर 1975 से 1987 तक जो है वो चला और उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट और 15 वनडे मुकाबले खेले। गायकवाड़ इसके बाद 1997 से 1999 और फिर 2000 में भारतीय टीम के कोच बने। गायकवाड़ उस वक्त भारतीय टीम के कोच थे जब अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा किया था। गायकवाड़ के नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज 2-1 से जीती थी, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज ड्रॉ खेली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान हुए हमले को लेकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने चिंता जताई है। इनमें एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। पीएम मोदी ने रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने इस घटना की निंदा भी की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से काफी चिंतित हूँ। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्रों में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री ने घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने
कहा कि अमेरिकी लोगों के लिए हमारी प्रार्थनाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर चिंता जताई। राहुल ने कहा कि मैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास पर चिंतित हूं। इस तरह की घटनाओं की सख्त से सख्त आलोचना होनी चाहिए। उनके जल्दी और पूरी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी से आगामी चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को एक रैली के दौरान हमला हो गया। बताया गया है कि शूटर ने काफी ऊंचाई वाली जगह से ट्रंप पर गोलीबारी की। घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें ट्रंप के कान के पास से खून निकलता देखा जा सकता है। इस घटना के बाद ट्रंप खतरे से बाहर है। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान जारी कर खुद को गोली लगने के बारे में बताया है। गोली चलने के बाद मची अफरा तफरी के बीच पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को एक काफिले में ले जाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ट्रंप के कान से खून बहता देखा जा सकता है। सीक्रेट सर्विस प्रवक्ता एंथनी गुगलिमी ने कहा है कि पेंसिल्वेनिया में 78 वर्षीय ट्रंप की रैली वाली जगह पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शूटर को मार गिराया। सीक्रेट सर्विस के जवान जब ट्रंप को मंच से दूर सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे, उसी समय उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। ट्रंप को हवा में मुट्ठी बांधकर कुछ कहते देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया। वहीं 8 बार के सांसद कोकिनुंडीलम सुरेश को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। सांसद मरियम टैगोर और डॉक्टर एमडी जावेद को सचेतक नियुक्त किया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव ने बताया कि उन्होंने इस बाबत एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को पत्र लिखकर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए उपनेता, मुख्य सचेतक और 2 सचेतकों की नियुक्ति के बारे में सूचित किया है। इससे पहले पार्टी ने राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया था, जिन्हें बाद में इस पद पर नियुक्त किया गया। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देशन में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दल लोकसभा में लोगों के मुद्दों को पूरी ऊर्जा के साथ उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।